हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 15 से लेकर 21 सितंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मैं उदयपुर में था, हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। आपने काफी अच्छा कॉपरेट किया हमारी टीम के साथ। आपको रेगुलर डेली करंट अफेयर दुष्यंत सर ने कंटिन्यू दिया है। तो चलिए आज से फिर हम शुरू करते हैं 15 से लेकर 21 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। आराम से देखिएगा और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। सारी पीडीएफ आपको डेली करंट अफेयर की जो थी वहीं पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए वीकली करंट अफेयर का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक की यहां पर बात की गई है। तो इसमें इंडिया को इस बार 38 रैंक पर रखा गया है। अच्छा, इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है? इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो किस देश में इनोवेशन कितने ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी अच्छी है इनोवेशन को लेकर, लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं और लोगों में कितना ज्यादा अलग अलग चीजों को लेकर इनोवेशन देखने को मिल रहा है, ट्रेडमार्क कितना ज्यादा करवा रहे हैं अपने इनोवेशन का। इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। अच्छा, जारी कौन करता है ये भी इंटरेस्टिंग है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। ओके, इसके द्वारा हर साल इसे जारी किया जाता है। लास्ट ईयर हमारी जो रैंक थी उससे हमारे 8 प्लेस का सुधार हुआ है। मतलब लास्ट ईयर हमारी रैंक की अगर हम बात करते हैं तो हम 46 रैंक पर थे और अब हमारी रैंक 46 से सुधर के हो गई है 38। तो कितने रैंक का सुधार हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 8 रैंक का यहां पर सुधार देखने को मिला है। भारत ने लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज वाले जो देश है उनमें पहला स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अच्छा, टॉप पर कौन सा देश रहा? तो सबसे टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड पहले प्लेस पर, फिर स्वीडन आता है सेकेंड प्लेस पर और थर्ड पर आता है यूएसए। तो यूएसए तीसरे स्थान पर रहा। ओके, टॉप 3 याद कर लीजिए और इंडिया की रैंक याद कर लीजिए। इंडिया की रैंक आई है 38। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो इंडेक्स है अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर ऑलमोस्ट 80 प्लस इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। इनोवेशन के अलग अलग इंडिकेटर्स को देखा जाता है और फिर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सेरांग रेल लाइन का इनोग्रेशन किया। यह रेल लाइन भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको पता है इसके बारे में हमने पहला भी डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। पूर्वोत्तर भारत की चौथी ऐसी कैपिटल आइजोल रही मिजोरम की जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ी है। वो जिस रेल लाइन के माध्यम से जोड़ी गई ना, वही रेल लाइन बेराबी सेरांग रेल लाइन के नाम से जानी जाती है। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है। 8070 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। तो कहां पर है? मिजोरम राज्य में। मिजोरम की कैपिटल आइजोल को जोड़ा गया है इस रेल नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो मिजोरम में और 3 अदर ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया, लेकिन हमारे पास जो मेन है वो बैराबी सेरांग रेलवे टनल की ही बात की जाएगी, इस लाइन की ही बात की जाएगी। 51.38 किलोमीटर लंबी ये पूरा रेल प्रोजेक्ट है, रेल लाइन है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2015 में। फाइनली 8070 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार है। 172 साल के इतिहास में पहली बार मिजोरम की कैपिटल आइजोल डायरेक्ट इंडियन रेल नेटवर्क से जुड़ी है। पूर्वोत्तर भारत की चौथी कैपिटल आइजोल जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ी गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके पहले असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनकी कैपिटल को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जा चुका है पूर्वोत्तर भारत में। 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की। इंडिया के स्थान की बात की गई है तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया को 4th प्लेस पर रखा गया है। ओके, इंडिया का अगर हम प्रदर्शन देखें, पहले तो ये देखें आयोजन कहां पर। तो आयोजन साउथ कोरिया के ग्वांगझू नाम के शहर में किया गया था।
तो साउथ कोरिया में आयोजन, यहां पर इंडिया ने केवल 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। 2 मेडल में से हमारे पास आया एक गोल्ड और एक सिल्वर, और मेडल टैली में हम रहे 4th प्लेस पर। पहले पर कौन? पहले पर रहा साउथ कोरिया, जहां पर आयोजन किया गया 7 मेडल के साथ। सेकंड पर मैक्सिको 2nd प्लेस पर, और स्पेन रहा 3rd प्लेस। इंडिया की रैंक है 4th, 2 मेडल के साथ, एक गोल्ड और एक सिल्वर। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इंटरनेशनल आर्चरी कंपटीशन है, 2 साल में एक बार इसका आयोजन करवाता है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। 1931 में इसे शुरू किया गया था और इसका लास्ट एडिशन 2023 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। ठीक है, हमें रिसेंटली जो हुआ है उसकी जरूरत है। तो इंडिया की वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में 4th रैंक के आयोजन साउथ कोरिया में हुआ, और साउथ कोरिया ही मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। डन, आगे आइए। टीडी लपांग, जिनका हाल ही में 91 ईयर की एज में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? टीडी लपांग ये मेघालय के 4 बार सीएम का पद संभाल चुके हैं। रिसेंटली 91 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। मेघालय के नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित 4 बार मेघालय के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। ये मेघालय के 5वें सीएम बने थे, और उसके बाद कंटिन्यू इन्होंने काफी बार पद संभाला है, लेकिन 5वें पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। डीडी लपांग मेघालय के ही शिलोंग से ये बिलोंग करते हैं, और अब 91 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। मेघालय के पूर्व सीएम। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी दी गई है 2027 के लिए पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा, मतलब आप देख सकते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी भी किसको दी गई है? सबसे बड़े टेररिस्ट कंट्री को, और यह है पाकिस्तान। ठीक है, ओके, चलिए वो तो उनका मैटर है, पर 2027 में आयोजन किस देश में किया जाएगा शंघाई सहयोग संगठन का? तो यह आयोजन किया जाने वाला है पाकिस्तान में। ठीक है, एससीओ समिट के 27वें संस्करण का आयोजन 2027 में पाकिस्तान में किया जाएगा। होस्ट ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। वैसे इस साल 2025 में शंघाई सहयोग संगठन का जो समिट हुआ था, एनुअल समिट, वो आयोजित किया गया था चाइना में, चीन के तेंजिन शहर में। इसी मंथ 1 सितंबर को ये खत्म हुआ था। हमने बात की थी इसकी एक दूसरे सेशन में, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। 2026 में हर साल इसकी एनुअल समिट होती है। 2026 में जो 26वीं समिट है उसका आयोजन किर्गिस्तान में किया जाएगा। बिश्केक नाम का यहाँ पर शहर है किर्गिस्तान में। यहाँ पर 2026 में आयोजन 26th एडिशन, और 2025 में 25th एडिशन चाइना में आयोजित हो चुका है। 2027 की मेजबानी सौंपी गई है ऑफिशियली पाकिस्तान को। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड के सबसे बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में इसे काउंट किया जाता है। दुनिया की जितनी भी एक तो एरिया है उसका 24% एससीओ की मेंबर कंट्रीज में देखने को मिलता है, और वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 42%, लगभग आधी है ना, लगभग वही 8% और मिला लो तो ये हमें एससीओ की कंट्रीज में देखने को मिल जाती है, जो एससीओ के मेंबर। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 10 देश इसके सदस्य, इंडिया, चीन, पाकिस्तान और रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। सेक्रेटरी जनरल नुरलान वर्तमान में आते हैं किर्गिस्तान से ही। एससीओ की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई है इस संगठन की, तो 1996 में पहली बार शंघाई 5 के नाम से अस्तित्व में आया। आगे चलकर काफी अदर कंट्रीज जुड़ी, और फाइनली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसके पूर्ण सदस्य बनते हैं, और इस तरीके से 10 मेंबर हो जाते हैं एससीओ में। तो 1996 से ये प्रोसीजर देखने को मिलती है एससीओ के गठन की। डन। तो एससीओ की 2027 में समिट कहां आयोजित की जाएगी, क्वेश्चन हमारा ये था। तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर किया जाने वाला है? पाकिस्तान। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितनी भी एग्जाम्स होती है, चाहे एसएससी हो, स्टेट में कोई एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो,
या फिर सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो। देखिए अदर जो वनडे एग्जाम से नॉर्मली क्या होता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये स्टूडेंट इसमें स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीएस क्योंकि काफी बड़ा है, काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनको आपको अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से, सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना पड़ेगा। इसीलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चन है जीएस के वो यहाँ से बन जाएंगे। करंट अफेयर आप डेली वॉच कीजिए और बाकी जीएस आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, आप इसे ज्वाइन कीजिए वहां से, और कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आज हमारा वेबिनार है, 21 सितंबर है, 10 बजे आपका वेबिनार शुरू होगा, जहां पर आपको एआई के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एआई के बारे में बेसिक चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, अभी भी आपके पास समय है, 10 बजे तक जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस एआई वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर गोल के लिए आपको पता है हर सेक्टर में एक बहुत ही कॉमन चीज जो हो जाएगी, एक बहुत ही कॉमन स्किल जो मांगी जाएगी वो एआई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केवल इंफॉर्मेशन के लिए भी आप अभी के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा लीजिए और आप एक बार इसे वॉच कीजिए, इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एआई के बारे में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 बजे ये मॉर्निंग में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, 6 बजे मेरा डेली करंट अफेयर है, तो उसके बाद 4 घंटे तक का आपके पास समय है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में, और ये बने हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, महाराष्ट्र के गवर्नर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महाराष्ट्र के जो करंट गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, ये वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में गवर्नर पद के से इस्तीफा दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक समय में कोई एक ही पद पर रह सकता है। तो अभी जो महाराष्ट्र के गवर्नर का पद था सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के, यहाँ पर कहीं मेंशन होगा 15वें वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका पद खाली हुआ। अब राज्यपाल का पद महाराष्ट्र का दे दिया गया आचार्य देवव्रत को। ओके, तो महाराष्ट्र के अब गवर्नर हो गए आचार्य देवव्रत। हरियाणा से वैसे ये बेसिकली आते हैं, 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। अभी ये करंटली महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर हैं संयुक्त रूप, आचार्य देवव्रत। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे था। पूरे वर्ल्ड में ओजोन लेयर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो सूर्य से आती है उसको, उससे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ओजोन परत में कहीं भी डैमेज होता है, छिद्र होता है, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं जो वो पृथ्वी तक आती है और उनसे काफी सारी बीमारियां होती है, काफी सारी स्किन संबंधित बीमारियां हो सकती, कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत के लिए अवेयरनेस फैलाना, ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्सर्जन को कम करना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, ये वर्ल्ड ओजोन डे का मुख्य उद्देश्य है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2000 में इसे घोषित किया था। वर्ष 2000 से हर साल वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत संरक्षण के लिए 1987 में आयोजित किया गया था। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन आयोजित किया गया था किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के, और कब आयोजित हुआ था? 1987 में। तो इसी की याद में 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन। 2025 में फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है। दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। देखिए ये अलग अलग जो रीजन होते हैं ना, जो जोन होते हैं, उनके आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन।
तो दलीप ट्रॉफी 2025 का रिसेंटली आयोजन किया गया था। 15 सितंबर को ये खत्म हुई है। यहां पर सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है और सेंट्रल जोन का ये 7वां टाइटल है दलीप ट्रॉफी का। भारत के एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं दलीप सिंह। तो इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का भी नाम है। ये क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये समझ में आ जाता है। इंडिया के अलग अलग जो जोग्राफिकल जोन है उनकी टीमें यहाँ पर कॉम्पीट करती है, उनकी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहली बार 1961-62 में पहला जो एडिशन था वो आयोजित हुआ था। फिर जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2024-25। विनर करंट सेंट्रल जोन हो जाता है, रनर अप की बात करते तो साउथ जोन हो जाता है। और सेंट्रल जोन का ये 7th टाइटल है। सबसे ज्यादा दलीप ट्रॉफी का खिताब वेस्ट जोन ने अपने नाम किया है 19 बार, याद रहेगा। आगे आइए, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो काफी मीम इस पर वायरल होते हैं, आपको पता है, क्योंकि जो हमने देखा है जिन्होंने भी स्पॉन्सर रहे हैं बीसीसीआई के क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट टीम के, नॉर्मली या तो वो कंपनियां हमने अधिकतर देखा है कि दिवालिया हो गई है या फिर उनको किसी ना किसी प्रकार की फाइनेंशियल ग्लिच का सामना करना पड़ा है, फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो ये काफी मीम भी वायरल होता है। ओके, पर अगर हम वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर की बात करते हैं तो ये बने हैं अपोलो टायर्स। देखो बायजू स्पॉन्सर थी, ये लगभग दिवालिया हो गई। ड्रीम 11 अभी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग गई है एक बिल के बाद, तो ये भी लगभग खत्म। ओप्पो क्या हाल हम जानते हैं क्या है देश में। तो अपोलो टायर्स अब बनी है नई स्पॉन्सर किसकी? इंडियन क्रिकेट टीम की। ये केवल एक बोल सकते हैं हम केवल मीम के लिए, हंसी मजाक के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो, है ना। तो ठीक है, अब ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है अपोलो टायर्स। ठीक है, तो ड्रीम 11 क्यों डिसकंटिन्यू हुई ये हमने बात कर ली है। नया जो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग रूल्स या जो कानून आया है उसके कारण अब स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है ड्रीम 11 की, और ड्रीम 11 को रिप्लेस कर दिया है अपोलो टायर्स ने। 2.5 साल का ये स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मार्च 2028 तक लगभग ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू करे तो कर सकती है और नहीं करे तो कोई और स्पॉन्सर ढूंढा जाएगा। पर अभी 2.5 साल कौन है? अपोलो टायर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहां किया गया? इंडिया के पहले पीएम मित्र पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भारत के पीएम के द्वारा मध्य प्रदेश के धार में। देखिए, अगर हम पीएम मित्र पार्क की बात करें ना, तो भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए पार्क के रूप में एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है पीएम मित्र पार्क। ये जो योजना है ना 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी और इसे 7 पार्क पूरे इंडिया में बनाए जा रहे हैं। अभी जो पहले पार्क का शिलान्यास किया गया वो मध्य प्रदेश के धार में किया गया। 2158 एकड़ के एरिया में ये फैला होगा और देश में बनने वाले 7 पार्क में से ये पहला है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा टेक्सटाइल हब यहां पर निर्मित किया जा रहा है। बजट रखा गया है 4,445 करोड़ रुपए का पूरे पीएम मित्र पार्क योजना का। ठीक है ना, तो ये पूरा 4,445 करोड़ रुपए का बजट है हर पार्क के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 500 करोड़ रुपए देने वाली है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, पार्क बनाए जाएंगे, पार्क में रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक यहां पर तैयार किया जाएगा और पूरा हब विकसित किया जाएगा। ठीक है, 7 जो पार्क बनाए जाने वाले हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर। तमिलनाडु में विरुधुनगर, ये भी अभी सुर्खियों में था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, कर्नाटका के कालाबुर्गी में, महाराष्ट्र के अमरावती में, गुजरात के नवसारी में, एमपी के धार में ये पहला है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ऐसे 7 पार्क निर्मित किए जाएंगे। नेपाली युवाओं के जेनजी विरोध के बाद अंतरिम पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नेपाल में? तो आपको पता है कुछ समय पहले नेपाल में एक बहुत ही भयानक प्रोटेस्ट हुआ था। वहां के जो जेनजी जनरेशन जिसे कहा जाता है ना, जो यूथ जो कि अभी अभी युवा हो रहे हैं 18 साल और इसके आसपास एज ग्रुप के, तो इन जेनजी के विरोध के बाद जो अंतरिम पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है अभी नेपाल में, वो है सुशीला कार्की।
ओके, सुशीला कार्की एक एक्टिविस्ट के रूप में देखी जाती है वहां पर, वैसे ये जज भी रही है, आगे हम बात करेंगे। तो सुशीला कार्की को नेपाल का नया अंतरिम पीएम नियुक्त किया गया है। अंतरिम पीएम क्या होता है? जब पीएम जो करंट काम करे ना वो हट जाते हैं, तो सर्वसम्मति से कोई अंतरिम पीएम बनाया जाता है, जब तक नए चुनकर नहीं आ जाते तब तक। तो केपी शर्मा ओली के रिजाइन के बाद, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट के बाद जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ है वहां की यूथ का, उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब सुशीला कार्की, इनको नेपाल का नया पीएम, अंतरिम पीएम नियुक्त किया गया और इन्होंने वहां की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, भंग कर दिया है। इसके बाद अब नेपाल में नए इलेक्शन आयोजित किए जाएंगे। हो सकता है ये अगले साल मार्च तक आयोजित किए जाए, 5 मार्च 2026 तक की डेट अनाउंस की गई है, आगे पीछे हो सकती है पर ये किए जा सकते हैं। तो अभी जो अंतरिम पीएम है नेपाल की वो कौन है? सुशीला कार्की। नेपाल नेपाल में बना, वैसे देखिए नेपाल में एक एक्टिविस्ट तो है ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल की जज रह चुकी है, फीमेल चीफ जस्टिस पहली नेपाल की 2017 में, 16-17 में इनका कार्यकाल रहा है। इंडिया से पढ़ी हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया है। सुशीला कार्की वर्तमान में नेपाल की अंतरिम पीएम। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ज्ञान भारतम पोर्टल की बात करें तो इंडिया में जो पांडुलिपि हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको संरक्षित किया जाना, ताकि देखिए क्या होता है, वो अलग अलग लिखित फॉर्म में, अब उनको डिजिटल कन्वर्ट किया जाएगा और उनको संरक्षित किया जाएगा पर्टिकुलर एक पोर्टल पर, और ये है ज्ञान भारतम पोर्टल। इंडिया की जो संस्कृति है उसको एक तो प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, इंडिया के इतिहास के बारे में उनसे जानकारी मिलती है, हमारे कल्चर के बारे में उनसे जानकारी मिलती है, ऐसी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है। तो एक तो उनको रिजर्व किया जाएगा, उससे तो एक तो संस्कृति की तो रक्षा होगी ही, इतिहास के बारे में पता चलेगा, और इंटरनेशनली भी उनको प्रमोट किया जा सकेगा। तो ज्ञान भारतम पोर्टल का लॉन्च किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। वैसे ये जो लॉन्च हुआ है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण पर चर्चा करना ही इसका उद्देश्य था, और इसी में ज्ञान भारतम पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। समझ में आ गया क्या किया जाएगा? ऑनलाइन पोर्टल है तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली फॉर्म में रखा जाएगा ताकि ये कभी भी खत्म ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। पोर्टल भारत में ज्ञान भारतम मिशन का ही एक हिस्सा है। यहां पर जो ज्ञान भारतम मिशन है ये 2025 के प्रोजेक्ट में अभी लॉन्च किया गया था इंडिया में। उद्देश्य वही है, मैन्युस्क्रिप्ट को संरक्षित करना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही ये काम करेगी, और 60 करोड़ रुपए बजट रखा गया है ज्ञान भारतम मिशन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। उद्देश्य क्या है? दुनिया में डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उनको प्रमोट करना, लोकतंत्र को प्रमोट करना, लोगों को उनके अधिकारों के लिए, आजादी के लिए प्रोत्साहित करना, अवेयर करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सबसे पहली बार 2008 में मनाई गई थी 15 सितंबर को। 2025 में अचीविंग जेंडर इक्विलिटी एक्शन बाय एक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। जैसे 15 सितंबर को इंडिया में एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है इंजीनियर्स डे। इंडिया में एम विश्वेश्वरैया की याद में इसे मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। 2025 में थीम की बात करें, डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियास टिकेड, ये थीम रखी गई है इंजीनियर्स डे की 2025। ये इंडिया में मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। डेट सेम है 15 सितंबर। अच्छा, एम विश्वेश्वरैया की बात करें तो ये कर्नाटका के मैसूर से आते हैं। इंडियन सिविल इंजीनियर और मैसूर के दीवान थे कभी ये राजशाही में। अवार्ड में इनको 1955 में
1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आगे आ जाए। विश्वेश्वरैया दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एआई पावर्ड सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया? एआई पावर्ड एक गवर्नमेंट मिनिस्टर अपॉइंट करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल्बानिया। ठीक है, पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है जानकारी के लिए अल्बानिया ने। ऐसा करने वाला ये पहला देश है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है डेला, एआई मिनिस्टर को। यहां पर आप इनकी इमेज देखिए। तो अब ये करेगा क्या? ये यही करेगा क्या? जो पब्लिक टेंडर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को दिए जाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी देखरेख करना, निगरानी करना, वो ये सारा एआई मिनिस्टर करेगा। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स में होने वाले जो करप्शन है उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया है। तो अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी गवर्नमेंट में एक एआई पावर्ड मिनिस्टर को अपॉइंट किया। ठीक है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में। भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इंडिया में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन, सागौन की लकड़ियां आती है, काफी सारी फर्नीचर और चीजें उससे बनाई जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जो फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनमें सागौन की लकड़ियों का यूज किया जाता है, काफी अच्छी होती है। तो पहली बार सागौन को प्रमोट करने के लिए, है ना, इसकी जो कृषि है उसको बढ़ाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड सागौन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि में, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस या विश्व सागौन सम्मेलन 5th एडिशन है, 17 से लेकर 20 सितंबर तक केरल के कोच्चि में से आयोजित किया गया। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पहली बार ही ये इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में कहां पर हुआ है? 5th एडिशन हुआ है केरल के कोच्चि में। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सागौन सेक्टर के बारे में चर्चा करना, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा करना। सागौन सेक्टर में सस्टेनेबल खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सागौन के ग्लोबल ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर जो कॉन्फ्रेंस है उसमें चर्चा की जाए। तो 5th एडिशन है, वैसे 5 हो चुके हैं, ये 5वां है, पहली बार ही इंडिया में हुआ केरल के कोच्चि में। ठीक है, तो वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 3 से 4 साल में इसका आयोजन होता है नॉर्मली, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 2011 में ये पहली बार आयोजित की गई थी। इंटरनेशनल टेक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसको आयोजित करवाता है, जो कि सागौन को बढ़ावा देने के लिए ही काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार 2011 में कोस्टारिका में इसका आयोजन किया गया था। 4th एडिशन 2022 में घाना के अक्रा, जो कि घाना की कैपिटल है, अफ्रीकी देश, इसकी कैपिटल में आयोजित किया गया था 4th कॉन्फ्रेंस 2022। अब 3-4 साल हो गए हैं लगभग, और अब केरल के कोच्चि में 5th एडिशन आयोजित किया गया। हाल ही में चर्चित आईएनएस एंड्रोथ क्या है? आईएनएस एंड्रोथ, जो कि इंडियन नेवी को सौंपी गई इंडिजिनियस एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। क्या होता है ये? उथले पानी की पनडुब्बी आप इसको बोलिए, स्वदेशी रूप से निर्मित। मतलब ऐसी जगह समुद्र में जो कि कम गहरा है, वहां पर नॉर्मली पनडुब्बी नहीं आ पाती है, पर ये उथले पानी में से कम गहराई वाली जगह में भी डिप्लॉय की जा सकती है और पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित इंडिजिनियस एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट। मतलब किसी अदर पनडुब्बी को डिटेक्ट कर सकती है दुश्मन की और उसको नष्ट करने की एबिलिटी रखता है ये जो वाटर क्राफ्ट है ये। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देखिए, एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट इसे बनाया गया है। तो इंडियन नेवी को दूसरी इंडिजिनियस एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप मिल गई है, डिलीवर कर दी गई है हाल ही में। बनाए किसने हैं? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया। और 8 एंटी सबमरीन शिप में से ये दूसरी है, पहली दी जा चुकी है, ये दूसरी है। लक्षद्वीप के एक आइलैंड एंड्रोथ के नाम पर इसका नाम पड़ा है, आईएनएस एंड्रोथ। अच्छा, पहली कौन सी थी? आपको पता है इसी साल मई में मैंने आपको पढ़ाया था, 8 मई 2025 को इंडियन नेवी को पहली एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप मिली थी, आईएनएस अर्नाला। तो अर्नाला पहली थी, अब आईएनएस एंड्रोथ दूसरी है, और जो कि इंडियन नेवी को सौंपी गई। 80% स्वदेशी मटेरियल का यूज किया गया है इसे बनाने में। लेंथ देखिए तो 77 मीटर तक देखने को मिलती है। एंटी सबमरीन शिप है ये एक तरीके का। ठीक है,
तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेवी में से 7 शामिल किए जाने हैं, ये दूसरा है। 8 बनाए जाने हैं, ये ऐसा दूसरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का इनॉग्रेशन किया गया, यह कहां पर स्थित है? इंडिया का सबसे बड़ा खेल परिसर बनाया गया है अहमदाबाद के नारनपुरा में। तो अहमदाबाद में भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। आपको पता है ये दुनिया के सबसे एडवांस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिना जा रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नाम क्या रखा गया? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 825 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है, अहमदाबाद में इसका निर्माण किया गया। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो पूरा एरिया जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स के लिए डेवलप किया गया है, जहां पर एथलीट और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर इसे बनाया गया है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात। सरदा हॉफमैन, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? सरदा हॉफमैन ये बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर रही हैं, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंडियन क्लासिकल डांसर भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती है सरदा हॉफमैन, भरतनाट्यम स्पेशली। तमिलनाडु के चेन्नई की ही रहने वाली है। इनको काफी सारे अवार्ड दिए गए हैं, ऐसा कोई पद्म अवार्ड या भारत रत्न होता तो हम याद करते, लेकिन संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1996 में मिला था। और रुक्मणी देवी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन द आर्ट 2001 में इनको दिया जा चुका है। देखिए ये अवार्ड्स तो नहीं पूछे जाएंगे, पर आपसे सरदा हॉफमैन किस क्षेत्र से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मणिपुर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अपॉइंट किए गए एम सुंदर। वैसे देखिए मणिपुर की अगर हम बात करते हैं ना, तो मणिपुर में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, काफी सुर्खियों में रहता है मणिपुर, हिंसा के कारण पिछले 2-2.5 साल से काफी सुर्खियों में। तो इनका एक एक फैक्ट मणिपुर का याद रखिए। मणिपुर में अभी तक जो मुख्य न्यायाधीश थे ना हाईकोर्ट के, वो जस्टिस कंपैया सोमेश्वर थे। इनको रिप्लेस किया है जस्टिस एम सुंदर ने। ये मणिपुर हाईकोर्ट के 10वें चीफ जस्टिस अपॉइंट किए। ये खुद तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन अभी ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने एम सुंदर। अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अनबू करंगल स्कीम, इसको शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में जो अनाथ बच्चे हैं, जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं, उन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए वहां के सीएम एम के स्टालिन ने लॉन्च की है अनबू कारंगल स्कीम को। वैसे अनबू कारंगल एक तमिल वर्ड है, अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें ना तो दया भाव से आता है ना, हाथों से दया करना, करुणा करना, ये ऐसा इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो अनबू कारंगल स्कीम को तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया। इसके तहत जो अनाथ बच्चे हैं 2000 रुपए पर मंथ की उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते। इसके अलावा ऐसे 6082 ऑर्फन बच्चों को शामिल किया गया है इसके फर्स्ट फेज में। स्कीम के तहत अनाथ बच्चों को 12वीं पास कर ली है, उनको कॉलेज में एडमिशन जिन्होंने ले लिया है, उनको 1340 लैपटॉप भी बांटे जाएंगे। 2000 रुपए मंथली तो दिया ही जा रहा है 18 साल की उम्र। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार की स्कीम है। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन, ठीक है, पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन, इसे स्थापित किया जाने वाला है मॉरिशस में। देखिए मॉरिशस में यह उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन इंडिया का स्थापित किया जाएगा, विदेश में पहला है। होगा क्या मॉरिशस की, अगर हम लोकेशन देखें ना तो इंडियन ओशियन में हमको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है मॉरिशस की पर्टिकुलर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो। अब यहां से हिंद महासागर से हमारे जितने भी सैटेलाइट है, जितने भी लॉन्च हैं, उनको हम यहां से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए यह पर्टिकुलर स्टेशन हमारे लिए काम कर पाएगा। तो इससे स्थापित किया जा रहा है सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन मॉरिशस के डियोगो गार्सिया द्वीप पर।
है ना। ये द्वीप को लेकर ब्रिटेन के साथ विवाद है मॉरिशस का, पर डिएगो गार्सिया मॉरिशस का द्वीप है, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन क्षेत्र में सैटेलाइट मिशन की मॉनिटरिंग करना, डेटा प्राप्त करने में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो इंडिया का पहला क्या है, विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित किया गया, मॉरिशस। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एस.वाई. कुरैशी को, है ना। एस.वाई. कुरैशी एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है, इन्होंने इस बुक को लिखा है। एक्चुअल में इस बुक को अभी लॉन्च किया गया है सितंबर मंथ में। इस बुक में साउथ एशिया और भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। साउथ एशिया और इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे डेमोक्रेसी को दक्षिण एशिया में सिक्योर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने डेप्थ में बताया। तो डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया बुक को लिखने का श्रेय है एस.वाई. कुरैशी को। ये दिल्ली से आते हैं, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। 2010 से 2012 तक ये इंडिया के 17th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ये अपने पद पर रहे। इसके अलावा इन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाली है, वहां पर सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट 17 चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कब से कब तक, 2010 से 2012। वैसे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे पर यह बुक लॉन्च की गई 2025 में। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया गया था, कब, 15 सितंबर को, ठीक है। तो अभी हमने इसकी बात भी की है। इस दिन की थीम की भी हमने बात की है, फ्रॉम वॉइस टू एक्शन, इसकी थीम को रखा गया है। आगे बढ़िए। कार्लसबर्ग रिज, जिसके लिए भारत को हाल ही में कीमती धातुओं की खोज का लाइसेंस मिला है, यह किस क्षेत्र में स्थित है? अगर हम कार्लसबर्ग रिज की बात करें तो ये पर्टिकुलर रीजन हमको देखने को मिलता है इंडियन ओशन में, जो अरेबियन सी का जो एरिया है ना, पश्चिमी घाट की तरफ, वहां पर हमको पर्टिकुलर देखने को मिलता है कार्लसबर्ग रिज। इसमें पॉलीमेट्रिक सल्फर नोड्यूल्स के खोज के लिए हमको अभी लाइसेंस दिया गया, ठीक है। तो ये लाइसेंस मिला है हमको, यहां पर याद रखिएगा कि केवल जो लाइसेंस मिला है ना, वो खोज के लिए दिया गया है, खनन के लिए नहीं दिया गया। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा 15 साल के लिए ये लाइसेंस दिया गया है। इसके तहत भारत में कार्लसबर्ग रिज रीजन में अब हम जो प्रीसियस मेटल्स हैं, जो बहुमूल्य खनिज है, प्रीसियस मेटल्स, उनकी खोज कर पाएंगे। लेकिन यहां पर याद रखिए केवल खोज कर पाएंगे, अभी हम उसका खनन या दोहन नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे पॉलीमेट्रिक सल्फर नोडल्स की बात करें कि ये क्या होता है, तो समुद्र की सतह पर जो खनिज पाए जाते हैं, जो मेटल्स पाए जाते हैं, नॉर्मली समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले कुछ रॉक्स होते हैं, इनकी खोज का श्रेय हमको दिया जा रहा है। मतलब हमको लाइसेंस दिया गया है, तो इसकी खोज के लिए कहा जाता है पॉलीमेट्रिक सल्फर नोड्यूल। आयरन, मैग्नीज, निकेल, कॉपर और ऐसे धातु एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है, ठीक है। कार्लसबर्ग रिज, अभी मैंने आपको बताया इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन में ये देखने को मिलेगा। अगर हम एरिया देखें तो ऑलमोस्ट इसका 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। और ये जो लाइसेंस मिला है ना इंडिया को, ये दिया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने। अच्छा, ये क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करती है। यूनाइटेड नेशन के जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून है, उनको लागू करने के लिए इसी के तहत इसे बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द, ठीक है। तो ये लागू करवाने का काम करती है, इंटरनेशनल वाटर में माइनिंग को रेगुलेट करता है, और माइनिंग के जो माइनिंग से जो मरीन इन्वायरमेंट उसको हार्म तो नहीं हो रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी संस्था को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। जमैका के किंगस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। 168 कंट्रीज इसकी मेंबर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे आ जाए। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, जिसमें भारत की 38th रैंक है, यह किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। इसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन को। इसमें इंडिया को 2025 में 38th रैंक दी गई है। आपको पता है लास्ट ईयर इंडिया की 2024 में 50 रैंक थी। अब रैंक में सुधार हुआ है और अब हमारी रैंक हो गई है 38। मतलब कितनी रैंक का सुधार हुआ? 12 रैंक। 64 देशों को इस इंडेक्स में रैंक किया गया था 2025 में। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन बात करेंगे इस संस्था की, ये जारी करता है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट को। अच्छा, होती क्या है रिपोर्ट, क्या है, किस आधार पर तैयार की जाती है? देखिए, डिजिटल नोमैड के लिए बेस्ट देश कौन सा है सर? ये क्या होता है? मतलब डिजिटली कहीं से भी कोई व्यक्ति काम कर पा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी काम करने वाले लोग, इन्हें कहा जाता है रिमोट वर्कर। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है डिजिटल नोमैड। तो ऐसे लोग, मतलब किस देश में इतनी अच्छी सहूलियतें हैं, कितनी अच्छी पॉलिसीज है, इन आधार पर देखा जाता है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। तो इंडिया की रैंक है 38। तो जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी पॉलिसीज इस सेक्टर में बनाएगा, टेक्नोलॉजीज का जितना अच्छा यूज कर पा रहा होगा, अपने लोगों को ऐसी सहूलियतें दे पा रहा होगा, वो पहले नंबर पर होगा। इंडिया 38th रैंक पर है। लास्ट ईयर हम 50वीं रैंक पर थे, पर इस बार 12 रैंक का हमारा सुधार हुआ है। पहले पर है स्पेन, सेकंड पर नीदरलैंड, थर्ड पर उरुग्वे। वैसे चौथा याद करने की जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा याद कर लो, काफी है, स्पेन और नीदरलैंड। तीसरा भी याद करो तो उरुग्वे। ठीक है। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म है। किसी दूसरे देश में रेसिडेंसी और सिटीजनशिप के लिए ये फर्म काम करती है। ठीक है ना, उसकी कंसल्टेंसी के रूप में काम करती है। यूके के लंदन में हेडक्वार्टर, और 2016 में इसकी स्थापना हुई और रिपोर्ट इसी के द्वारा निकाली जाती है। आखिरी क्वेश्चन, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यहां पर इमेज भी है हमारे साथ। तो भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर क्या नाम है इनका? रामचरण। ठीक है, दक्षिण भारत में काफी फेमस एक्टर है, वैसे पूरे इंडिया में काफी फेमस है रामचरण। तो RRR मूवी में एक्टर है। तो भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रामचरण। ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट था, याद रखना चाहिए आपको। इंडिया की पहली आर्चरी लीग कंपटीशन आयोजन कब? तो नेक्स्ट मंथ 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। 2025 में ही शुरुआत है, तो ये पहला एडिशन है। 36 इंडियन आर्चर और 12 टॉप जो फॉरेन आर्चर हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको आयोजित करवा रहा है, फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग को। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बन गए, और ये जो अगले मंथ दिल्ली में आयोजित होगी पहला एडिशन, इसमें टोटल 6 फ्रेंचाइजी जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेगी। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर हम ये याद कर लें कि फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं 2025। तो नई दिल्ली में आयोजित होगी, और ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो ये है दक्षिण भारतीय अभिनेता रामचरण। याद रहेगा। तो यहां पर हमारे 15 से लेकर 21 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन समझा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा इजीली। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और रजिस्टर करवा लीजिए आप वेबिनार के लिए। 10 बजे आपका वेबिनार है, और इस कोर्स की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।